नाजरीन आदाब, मैं हूं युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, प्रियंका गांधी ने जब कह दिया है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर कांग्रेस आखिर उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है, ख़ास तौर से प्रियंका गांधी को लेकर के कि आखिर जब उन्होंने ये बात कही है कि वो वाराणसी से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर अब कहाँ कबाहत है, कहाँ रुकावट है और कांग्रेस उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। देखिए, ये बज़ाहिर तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रियंका गांधी पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी कांग्रेस पर है। कांग्रेस इस इलेक्शन में जीतना चाहती है और प्रियंका गांधी को तमाम इन्वॉल्व कर रखना चाहती है, तमाम उनके चेहरे को ले जाना चाहती है पूरे मुल्क में, और वो जा भी रही हैं। तो शायद इसी वजह से, हालांकि अगर ये बात है तो फिर ख़ुद राहुल गांधी भी तमाम जा रहे हैं और अमेठी से उम्मीदवार हैं, तो ये सवाल दूसरा पैदा हो सकता है। तीसरी बात ये कि बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं क्या कहूँ कि क्यों नहीं कर रही, जबकि प्रियंका गांधी ने और उनके शौहर वड्रा दोनों ने ये बात कही है कि हम वाराणसी में यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और जाहिर सी बात है, अगर प्रियंका गांधी ने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ के कही होगी, और ये बयान अगर दिया है तो बहुत सोच समझ कर बयान दिया होगा, और वो पूरे पस मंज़र को सामने रख करके दिया होगा। देखिए, पहले ये डिमांड की जा रही थी कांग्रेस से बार बार कि प्रियंका गांधी को सरगर्म सियासत में लाया जाए, और ये डिमांड पूरी हुई और प्रियंका गांधी सरगर्म सियासत में आईं। और न सिर्फ ये कि उन्हें कांग्रेस ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, बल्कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश का उनको इंचार्ज भी बनाया। और आपने देखा कि वो तूफ़ानी दौरे कर रही हैं, रोड शोज़ कर रही हैं, अवामी मीटिंग कर रही हैं और नुक्कड़ मीटिंग कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन अब दूसरा जो अहम मुतालबा शुरू हो गया है कि प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। मैं मीम अफजल साहब से बात कर रहा था, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं और बहुत करीबी हैं कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि मुमताज़ साहब, 1-2 सीट नहीं बल्कि तकरीबन 20 सीट से हमारे पास फ़ोन आए हैं कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से खड़ी हो जाएं तो हम उनको बहुत बड़े पैमाने पर जीत दिलाएंगे। तो ये तो सही है कि देखिए, प्रियंका गांधी एक चेहरा है, और प्रियंका गांधी जहाँ से खड़ी होंगी तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल से हार जाएंगी और उनको लोग वोट नहीं देंगे। प्रियंका गांधी न सिर्फ ये कि कांग्रेस की स्टार हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान की स्टार हम उनको मानते हैं। वो एक हिंदुस्तान का चेहरा है जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना चेहरा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में, और उनको सब कोई जानता है, क्योंकि वो उनकी जब भी तस्वीरें सामने आई हैं बहुत खुल करके आई। फिर उनकी छवि जो है वो इंदिरा गांधी जैसे दिखती है, वो इंदिरा गांधी जैसा उनका जेस्चर है, उनका लहजा भी तकरीबन वही है। और फिर ये लोगों को लगता है कि जब ये इंदिरा गांधी जैसा मिजाज है, चेहरा है, सब कुछ है, तो फिर वही शक्ल सूरत जो है उभर करके सियासत में भी आएगी। तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तो अगर बनारस से प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्टी जो है वो किसी के दबाव में या जज्बात में आकर के कोई फ़ैसला नहीं लेती। अभी वक्त है, तो हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ से प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार बना दे। ये मुमकिन है, हमें भी नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है आपका कि इतनी ताख़ीर क्यों कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब बड़ा फ़ैसला लेना होता है तो उसमें ताख़ीर होती है। और मैं भी यही समझता हूँ कि आम ज़िंदगी में भी जब कुछ बड़े फ़ैसले हों तो उसमें इंसान को बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए, और जज्बात में आकर के और महज चंद सामने के फ़ायदे देख करके फ़ैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र करना चाहिए। उनको माजी भी अपना देखना चाहिए
कि कहीं हमारे माजी पर तो कोई ऐसी चीज़ ना आ जाएगी जो हमें नुकसान दे, और मुस्तकबिल भी देखना चाहिए, फ्यूचर भी देखना चाहिए कि कहीं आगे चल करके इसका कोई नुकसान ना हो। लेकिन कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2019 कांग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। कांग्रेस वहाँ से उनको उम्मीदवार बना सकती है और इसके काफ़ी इम्कान है। जी। पीएम नरेंद्र मोदी क्या बनारस से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, देखिए, ये कहना हम तो बार बार लिखते रहे हैं और अनाउंसमेंट भी हो गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बनारस से उम्मीदवार होंगे और 26 तारीख को अपना पर्चा भी दाखिल करेंगे। सवाल दूसरी सीट को लेकर के है कि दूसरी सीट कहाँ से हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने दूसरी सीट वडोदरा में चुनी थी, लेकिन इस बार शायद वहाँ से वो नहीं लड़ रहे हैं या कंफर्म नहीं हो। अभी ये बात आई थी कि वो मगरबी बंगाल से भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और ये जो आपने सवाल किया ये भी बीच में बात आई थी कि शायद बनारस से इस बार नरेंद्र मोदी उम्मीदवार न हो। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वाराणसी से वो उम्मीदवार नहीं होंगे, वो वाराणसी से उम्मीदवार होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्रियंका गांधी वहाँ से मुकाबले में आईं और जैसा कि इम्कान है, और अगर वहाँ से जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, यानी जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है और आरएलडी है, अगर इसने अपना उम्मीदवार खड़ा ना किया। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी 2014 की तस्वीर दिखाऊं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ से उम्मीदवार थे तो वहाँ आम आदमी पार्टी भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी और बीएसपी पार्टी भी थी, और छोटी छोटी पार्टियाँ वहाँ पर थीं। लेकिन इस बार का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला हुआ है। उस बार उनका नारा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, इस बार ऐसा कोई नारा नहीं है। उस बार नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार कोई नारा नहीं है। उस बार नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, इस बार कोई ऐसा नारा नहीं है। तो ये परेशानी भी है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है कि तमाम पार्टियां एक भी हैं, मसलन बीएसपी, एसपी, आरएलडी को ले लें तो वो ये एक है। दूसरी चीज़ ये कि आम आदमी पार्टी से केजरीवाल इस बार उम्मीदवार वहाँ नहीं बन रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि इस मर्तबा जो है वो प्रियंका गांधी सामने आ गई हैं। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो 2014 के मुकाबले ये इलेक्शन जो है वज़ीर आज़म के लिए बड़ा सख्त है। वहाँ सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने बनारस के लिए क्या किया, तो उनके सामने चैलेंजेस भी हैं, सवालात भी हैं। तो अगर ऐसे में वो दूसरी जगह से सोच रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, वो सोच भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी को ये इख्तियार है कि वो अपने तौर पर फ़ैसला ले। ये एक बड़ा फ़ैसला होता है, क्योंकि माजी भी देखना होता है, मुस्तकबिल भी देखना होता है। तो अगर जिस तरीके से कांग्रेस तदब्जुब का शिकार है कि प्रियंका गांधी को लाया जाए कि न लाया जाए, उसी तरीके से अगर बीजेपी अपने पीएम कैंडिडेट को इस तरीके से सोच रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये पार्टी का फ़ैसला होता है, वो जैसा सोचेगी करेगी। जी जी। मुमताज साहब, एक सवाल और पूछना चाहूँगी। चीफ जस्टिस का जो मामला है उसमें ये खबर आ रही है कि आप लड़कियों को ऑफिस में नहीं रखेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से खातून ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शबीह को दागदार करने की कोशिश की है और उसने जिनसी इस्तेहसाल की बात की है, उस पर काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि चीफ जस्टिस ने ये बात कही, इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि दरअसल मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में महज 6 लाख रुपए हैं और मेरा पीएफ 40 लाख है। मेरी लाइफ जो है यानी 20 साल जो खिदमात है मेरी ये जज बनने के बाद की, वो बिल्कुल पाक साफ़ है। लेकिन जब अपोजिशन लोगों को यानी मुखालफिन को जब मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने एक औरत को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। और जो मैं मुकदमे की समाअत करने जा रहा हूं कुछ अहम, उस पर रुकावट डालने की कोशिश की गई है। तो ये तो एक बात है। तो ये पूरा मामला पूरे हिंदुस्तान में और बहुत बड़ी बात है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो फिर सवाल ये है कि हमारी जो है अदलिया कहाँ पर है। लेकिन दूसरी जो ख़बर जिसका ज़िक्र यूसरा साहब ने आपने किया कि अब जो दीगर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम किसी खातून को नहीं रखेंगे इसलिए कि मालूम नहीं कब क्या, क्योंकि कैरियर का सवाल होता है। अगर एक बार दाग लग जाए तो प्रमोशन से लेकर के और तमाम चीज़ों का वो होता है। तो ये ख़बर जो आ रही है ये वाकई बहुत अफसोसनाक है और ये पहली बार नहीं हुआ। आप देखें कि जब मीटू का मामला आया था और बड़े पैमाने पर इस तरीके की चीज़ें आई थी
तब भी जो है ये सवाल पैदा हो गया था कि अगर इस तरीके की चीज़ें, बेबुनियाद चीज़ें जो है वो आएंगी सामने, तो फिर लोग जो है वो डरेंगे, ऑफिस में किसी औरत को, किसी लड़की को रखने में घबराएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत होती है, लेकिन जहाँ जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए, मेरा यही कहना है। उस औरत ने अगर वाकई चीफ जस्टिस ने कुछ किया था तो पहले कहना चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बग़ैर FIR किए उसने ये इल्ज़ाम कैसे लगा दिया, महज एक हलफनामे, एक लेटर की बुनियाद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतनी बड़ी शख्सियत पर, ये नहायत अफसोसनाक है। और जिन लोगों के पीछे, क्योंकि एक बयान भी एक वकील का आया है कि उसको 1.5 करोड़ देने की कोशिश की गई थी ताकि चीफ जस्टिस को फंसाया जाए, ये नहायत जो है अफसोसनाक है। और बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान जो अपनी डेमोक्रेसी के लिए पहचाना जाता है, हिंदुस्तान जो अपनी अदलिया के लिए, आइन के लिए पहचाना जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा आइन है, उसको यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। मैं भी इस पूरे मामले की मजम्मत करता हूँ और कोशिश ये करूँगा कि आइंदा सब कुछ ठीक रहे। जी जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।